हेलो। हेलो, एक मिनट सर। आवाज आ रही है ना? या जल्दी 5 मिनट के अंदर सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। आ जाइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए सब स्टूडेंट। विश्वजीत, आप कनेक्टेड हैं? और सारे को कनेक्ट हो जाइए। और जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड थे आपके ग्रुप के जो भी स्टूडेंट हैं सबको कनेक्ट कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं। हम सर एक्चुअली ज्वाइन कर चुके हैं, आप ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जितने सारे स्टूडेंट्स हमारे इस नेशनल बिजनेस कॉलेज के फेसबुक लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी बात स्टार्ट कर सकूं। और स्टूडेंट जुड़िए। जितने स्टूडेंट आप लोग के ग्रुप के हैं अभी मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग बस 5-6 स्टूडेंट है। सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए क्योंकि आपके करियर प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है ये। सारे स्टूडेंट जुड़िए। गुड आफ्टरनून, विश्वजीत बोल रहे हैं। साक्षी, सुप्रिया, गुड आफ्टरनून। एक बार सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। मैं अपनी बात अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पहला मौका है जब हम लोग एक ऑनलाइन माध्यम से एक सेमिनार आयोजित किए हैं जो आपके करियर के लिए कंप्यूटर साइंस में आप अगर करियर अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहें तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, क्या अवसर है और क्या कठिनाइयों का सामना आप लोग को करना पड़ सकता है, इसी के रिगार्डिंग हमने एक सेमिनार आयोजित किया है अपने कॉलेज की तरफ से, है ना। मैंने अपने अध्ययन और अध्यापन के दरमियान ये मैंने महसूस किया कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनको ये फर्दर पता नहीं होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम किस फील्ड में करियर बनाएं। कंप्यूटर साइंस से अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद मेरे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम इंडस्ट्री में लाइन में जाना चाहें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए कौन कौन सा पोस्ट एलिजिबल होगा या कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें करना चाहिए। अगर हम अपना पर्सनली कुछ बिजनेस या कुछ हम अपना स्टार्टअप इनिशिएट करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या फर्दर हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, है ना। इसी के रिगार्डिंग मैंने ये सेमिनार आयोजित किया है। हमारे इस लेक्चर में आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं। ये हैं श्री नीरज बघेल जी, जो IIT ट्रिपल IT इलाहाबाद में PhD रिसर्च स्कॉलर हैं। ठीक है, यही सेमिनार के आज हम लोग के चीफ गेस्ट हैं, है ना। इनके बाद एक और होना है जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको ये बताएंगे कि अगर हम मैनेजमेंट के क्षेत्र में BCA का BBA करते हैं या इधर MBA करते हैं तो उसके बाद मेरे लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो मैं सर आपका वेलकम करता हूँ अपने फेसबुक पेज पे। मैं अपने फेसबुक थैंक पेज पे यू। आपका वेलकम करता हूँ सर। अब आप के जिम्मे मैं ये कार्यभार आपको सौंपता हूँ कि आप आगे आप इनिशिएट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक जी। मतलब आपसे तो मैं पहले भी मिल भी चुका हूँ, तो बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा प्लेटफॉर्म है इस टाइम, कोरोना के टाइम पे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अभी खुले नहीं हैं, तो एक ऑनलाइन ही हमारे पास माध्यम है जिसकी वजह जी से हम लोग मतलब बच्चों से मिल सकते हैं या फैकल्टी से, मतलब कहीं पे भी हम लोग आजकल यही एक तरीका बचा है। इवन आजकल जो कंपनीज हैं, जो हम लोग के मतलब वर्क अपॉर्चुनिटी हैं, वो भी सब ऑनलाइन ही चल रही हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने एज ए डेवलपर, .NET डेवलपर पहले वर्क करा हुआ है टेक्नोब्लिस कंपनी में। तो मुझे आइडिया है कि हाउ डज द कंपनी वर्क एंड द कंपनी इन्वायरमेंट इन एंड मतलब व्हाट आर द इश्यूज और द challenges you face
regarding when you join the company or these types of problems. Second thing ki how you can prepare for that the company for like there are various companies which come into your campus. So मतलब आपके जो कैंपस में कंपनी आ रही है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे या फिर कंपनी में क्या प्रॉब्लम होती हैं, वो सब चीजें मैंने वहाँ पे फेस करी हैं, देखी हैं. उसके बाद मैंने एज ए फ्रीलांसर भी ज्वाइन करा हुआ था. मतलब मैं 2016 से 2019 तक एज ए फ्रीलांसर मैंने वर्क करा है. जैसे मैंने बहुत सारे, मैं अभी डिस्कस करूंगा ये सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि इनमें क्या होता है और मैंने कैसे वर्क करा है. उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह रिसर्च में डीआरडीओ, डीएसटी और बहुत सारा जगह भी वर्क करा हुआ है. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जैसे कि हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर इस टाइम सबसे ज्यादा बूम पे है. सबसे ज्यादा इस टाइम जॉब अगर कोई दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में तो इस टाइम वो आईटी सेक्टर ही दे रहा है. अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो ये अब सिर्फ ना आईटी सेक्टर ही ना रह के ये सारी ब्रांचेस और सारे अदर फील्ड्स में भी जा चुका है. जैसे आज हम लोग कोई भी चीज देख रहे हैं, आज हम लोग अभी जो ऑनलाइन ये टॉक भी चल रही है इसके पीछे भी कोई आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो बैठे हुए थे जिन्होंने ये सब चीजें डेवलप करी हैं. तो ये सब चीजें हो रही हैं. अभी हम लोग कार्स की बात करें जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, जो एक हम लोग मैकेनिकल या इस साइड से बात करते हैं, लेकिन अब बात करें कि कार में भी इतना ऑटोनोमस हो चुका है. अभी अब नॉर्मल कार्स की बात करें तो जब हम लोग बैक कैमरा या जब हम लोग रिवर्स चलाते हैं तो आप देखते हैं कि डिस्प्ले पे पूरा बैक आपका दिखता है कि आप किस तरह से गाड़ी मोड़ेंगे तो आपकी कितनी गाड़ी जाएगी, कितना टच होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाई देता है. अगर हम लोग इन्हीं कार्स को अब एडवांस लेवल पे बात करें तो गूगल जैसी कंपनी जो एक हम लोग टेक जाइंट कहते हैं वो भी अब इन मार्केट में आ चुकी है, वो भी अब अपनी कार्स डेवलप कर रही है. तो आईटी सेक्टर सिर्फ एक आईटी सेक्टर ना रह के वो सारी ब्रांचेस में हो चुका है. तो ऐसा नहीं, उसे कोई भी फील्ड का जन आईटी को ज्वाइन कर सकता है. पहली चीज तो ये, अगर आप आईटी से हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है इन बड़ी टेक कंपनीज को ज्वाइन करने का. और भी जो इंडिया के हम लोग बात करें तो इंडिया में टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, है ना, दिस टाइप ऑफ जो ये मास रिक्रूटर कंपनी ये बहुत ज्यादा बल्क में हायरिंग भी करती हैं और इनमें ज्वाइन करना बहुत आसान भी होता है. अब हम लोग बात करते हैं कि आप जैसे बीसीए करते हैं या बीटेक करते हैं तो कंपनीज के हिसाब से बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक या आपको कोई एक प्रोफेशनल कोर्स ही आपको आगे ले जाएगा. आप किसी भी चीज में बस एक थोड़ा सा आपको वर्क आना चाहिए स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर में. बाकी सब जो आपकी अपब्रिंगिंग है वो सब कंपनीज के अंदर ही होगी, है ना. तो जैसे हम लोग प्रिपरेशन के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप अगर किसी डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में जाना चाह रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए तो कंप्यूटर साइंस की जो कोर सब्जेक्ट हैं वो आपको आने चाहिए. वही मेजरली आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. और दूसरी चीज, अगर आप एक टेक्निकल या फिर आप एक मतलब प्रोग्रामर वाले फील्ड से जा रहे हैं तो आपको कोडिंग वाला एक्सपेक्ट भी आना चाहिए. डिपेंड करता है आप किस टाइप की कोडिंग. मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा. हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें हम क्लास में भी देखते हैं जिनको ये लगता है कि अगर मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं हुआ तो मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बीसीए के क्षेत्र में. आप उसके बारे में डिटेल से बताएं मुझे और बच्चों को भी बताएं. जिनको जिनको कोडिंग नहीं आती है. जी जी जी. हाँ, तो जैसे कि हम लोग अगर कंपनी से बात करें तो आईटी कंसल्टेंट होता है. ये एक बहुत अच्छी जॉब है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तो आपको प्लस एडवांटेज ही मिलता है कि आपको क्लाइंट से मिलने का मौका मिलता है. आप डायरेक्टली क्लाइंट से बात करते हैं या ऑनलाइन कॉल्स वगैरह. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो कंपनी है उसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो जो मार्केट में सेल होते हैं तो उसके रिगार्डिंग की क्या इश्यूज आ रहे हैं वो सब चीजों को डील करना होता है. तो इसके लिए भी आपको, क्योंकि आईटी की कंपनी है तो आपको आईटी का पूरा नॉलेज होना चाहिए. तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं इसी ब्रांच के स्टूडेंट्स को. तो यहाँ पे अब अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिलेटिवली साइड में मान लो आईटी के साथ साथ वो किसी और मतलब कह सकते हैं किसी ब्रांच के लिए बनाया गया है. जैसे आपने कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाया है लेकिन वो है कंप्यूटर साइंस की मदद से ही बनाया है. तो हम लोग को चाहेंगे कि कोई इसमें मेडिकल का बंदा बैठा हो यहाँ पे जो उस क्लाइंट से बात करे या फिर कंप्यूटर साइंस का. तो दिस टाइप ऑफ चीजें होती हैं. ऐसा उस टाइम पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है. आपको बस जो इश्यूज हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो कस्टमर जो फील कर रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने का, बस आपको उस चीजों के बारे में सोचना है वहां पे. तो उसमें हम लोग को ऐसा नहीं है कि हमें कंप्यूटर साइंस की पूरी नॉलेज, बस आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे वर्क करता है. तो उसके लिए कंपनी आपको पूरी ट्रेनिंग कराती है. फिर हमारे पास जैसे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट होते हैं. जनरली हम लोग इथिकल हैकर्स और ये सब इस साइड में जो लोग जाते हैं मतलब इस कैटेगरी के लोग होते हैं
साइबर सिक्योरिटी में आपका बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं जो मालवेयर एनालिसिस, मतलब अलग अलग पोस्ट है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत एडवांस हो, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ये इनका काम होता है कि सिर्फ आपको ये देखना है कि कंपनी में कोई साइबर अटैक ना हो, कोई डेटा चोरी ना हो, और जो इम्प्लॉयज हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं और उन पे कोई थ्रेट ना हो साइबर के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स होते हैं। इनका जो काम होता है कि जो कंपनी के अंदर जो सिस्टम जो लोग वर्क कर रहे हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन, जो उनके बीच में जो बातचीत हो रही है जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उन सबको मैनेज करना। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको कोडिंग वगैरह की जरूरत है, जस्ट आपको बस एक नॉलेज है, एक आपको एक्सपीरियंस बेस्ड लोग होते हैं जो काम करते हैं। एज ए फ्रेशर भी आप जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके रिगार्डिंग, इसमें हमें एज ए डेवलपर्स की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं डेटा सेट एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस। तो इसमें आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैं ये नहीं मानता कि बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की जरूरत है। वहां पे आपको सिर्फ डेटाबेस के रिगार्डिंग कुछ आपको डेटा बेस एक्सपर्ट्स होते हैं। तो हाँ, डेटाबेस के लिए जैसे एसक्यूएल वगैरह जो ये लैंग्वेजेस हैं, तो ये सब आपको आनी चाहिए कि इसमें कैसे वर्क करते हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, आप कैसे क्वेरी जनरेट करते हैं। और धीमे धीमे, क्योंकि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप सीखते जाते हैं, क्योंकि कंपनीज में भी रिगार्डिंग सेम प्रॉब्लम ही बार बार आती है हर कंपनी में। तो आपको उस टाइम के, फिर आप प्रोग्रामर्स की बात करिए, तो प्रोग्रामर्स, हम एक प्रोग्रामर्स होते हैं जो बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग कोडिंग कर। इसके अलावा हमारे पास डेवलपर्स अलग होते हैं जो डिजाइनिंग और उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो डेवलपर्स हमारे पास जो होते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और मिड लेवल डेवलपर्स होते हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, उनका काम डिजाइन का होता है, जैसे हम लोग आजकल वेबसाइट्स वगैरह पे भी वही काम करते हैं, यूआई डिजाइन करना, ये करना। वेबसाइट्स भी फ्रंट एंड डेवलपर काम करते हैं। बैक एंड डेवलपर होते हैं जो एक्चुअल जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग बैक एंड डेवलपर्स कहते हैं। कुछ मिड लेवल भी होते मैं हैं, सर कुछ इसमें पहले डेटाबेस। आपको, मैं कुछ इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं पहले ये चाह रहा हूँ सर कि आप पहले बताएं कि जिन बच्चों को कोडिंग में प्रॉब्लम आती है, जो बीसीए बैकग्राउंड से हैं या जो बीटेक बैकग्राउंड से कंप्यूटर साइंस में, जिन बच्चों को कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना फर्दर कैरियर कंप्यूटर साइंस में कैसे बनाए। जिस बच्चों को मल्टीमीडिया के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, वो अपना कैरियर फिर कंप्यूटर साइंस में कैसे बनाए। लास्ट में हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे, पहले आप नॉन कोडिंग स्टूडेंट के लिए कुछ बताएं सर। हाँ, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो उसके लिए आपके पास जैसे आईटी कंसल्टेंट है, बहुत अच्छा है। टीसीएस मास में जो रिक्रूट करती है, टीसीएस और जितनी भी ये मास रिक्रूटर कंपनी है, ये आपको एज ए आईटी कंसल्टेंट रिक्रूट करती हैं। आप जितनी भी आप ये कंपनीज देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो कस्टमर है उससे रिलेटेड आपको जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है वो करना होता है। इसके बाद आपको बहुत सारे लोग होते हैं जो बग रिमूव करने के लिए या टेस्टिंग के लिए पर्पस में जाते हैं। टेस्टिंग वाले में कुछ नहीं करना है आपको, वो प्रोडक्ट जो उनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, बस उसको टेस्ट करना है, चला के देखना है। उसमें आपको जो एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हो, बस उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप उसमें क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत भी होती है ना। आईटी कंसल्टेंट में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि जितना आपका प्रोडक्ट बिकेगा है उतना ज्यादा। और टीसीएस जैसी ये कंपनीज, ये ज्यादातर जैसे आप बात करें तो ये बैंक्स को सर्व करती हैं। तो बैंकिंग में जितने भी हमारे बैंक मैनेजर्स हैं, इन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब टीसीएस कंसल्टेंट से बात करते हैं, क्योंकि उनका मेजरली टीसीएस या विप्रो या इन कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सब आईटी कंसल्टेंट से बात करते हैं, अगर उनको मान लो किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो बस आपको उनको एक सॉल्व करना है या बताना है कि हम लोग 10 डेज बाद आपको रिप्लाई करेंगे। ये सब चीजें मैनेज करनी है, सिर्फ उनको उनकी क्वेरी सॉल्व करनी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोडिंग की जरूरत है। दूसरा, आप बहुत सारा ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस एक सिर्फ कोडिंग पार्ट नहीं, कोडिंग एक अलग पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास थियोरेटिकल पार्ट्स भी हैं। थियोरेटिकल में हमारे पास जैसे डेटा स्ट्रक्चर है ना। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, या हम लोग डिजाइनिंग की, मतलब कैसे आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो। मतलब इन चीजों में ऐसा नहीं है कि कोडिंग की जरूरत है ना। और आप इसमें फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जैसे एमटेक या आप पीएचडी या आप मतलब एमसीए कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे एल्गोरिथम्स की बात करें तो सिर्फ आपको डिजाइनिंग प्रॉपर एल्गोरिथम में आपको एक या आपको एक टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोडिंग आना बहुत जरूरी नहीं। कोडिंग एक अलग पार्ट है, लेकिन आज के जैसे रिक्वायरमेंट में क्या है कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको एक प्लस एक एज मिलती है कि कहीं पे भी आगे अच्छा परफॉर्म करने। तो ये सारी चीजें हैं कंपनीज के रिगार्डिंग। अगर ये जी अभिषेक जी जी आप बोले कुछ सर, कहना चाहें। कंटिन्यू। जी जी कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं कि आप मतलब अपने इन सब जो कंपनीज में ये सब चीजें रहती हैं कि आप टेस्टिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं,
उनमें जा सकते हैं। और अब सिर्फ बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके आप अपनी फील्ड, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मैंने ये कर लिया उसमें कुछ जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है, आप अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके बाद एमबीए कर लेते हैं और कंपनी में जाके एज ए बिग एमबीए के बाद अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रहते हैं, मैनेजर की पोजीशंस पे, इन सब चीजों में रहते हैं। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में भी जाते हैं। इसके बाद लोग जैसे गर्ल्स हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हमारे साथ पढ़े हुए थे और आज आईटी सेक्टर में नहीं भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। इसके बाद मान लो किसी ने आर्मी में ज्वाइन कर लिया, कोई नेशनल सर्विस में चला गया, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने आईएएस वगैरह ज्वाइन करा है ना। तो ये बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। तो ये चीज हो गई। प्लस अगर आईटी सेक्टर बात करें तो आपके पास मास रिक्रूटर्स जो हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो आपको कोडिंग नहीं मांगती। कोडिंग सिर्फ एक प्रोग्रामर और एक डेवलपर्स के रिगार्डिंग ही जरूरत है ना। और आप अगर रिसर्च में भी जाते हैं तो रिसर्च में भी आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। एक कोडिंग है तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको वहां पे बहुत जल्दी आप टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टीम होती है रिसर्च में भी, या कहीं पे भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं वहां पे एक टीम होती है। तो सिर्फ आपका काम कोडिंग करना नहीं है, कोडर आपको मिलते हैं आपके टीम में। तो जस्ट लाइक कि हमें कोडिंग नहीं आती तो कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारा जब कंपनीज में जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे जॉब्स हैं ये जो कंपनी प्रोवाइड कराती है और बहुत अच्छी पे स्केल देती है। और इवन अगर मैं बात करूं तो आईटी कंसल्टेंट को एक प्रोग्रामर से ज्यादा पेमेंट मिलती है ना। और जो हमारे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनको जो एक हमारे प्रोग्रामर और डेवलपर से ज्यादा सैलरी मिलती है। ये भी मैं कंपनीज में देखता हूँ, क्योंकि उनका काम है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करें, क्लाइंट खुश तो आप खुश, कंपनी खुश, है ना। एक जो डेवलपर है वो डायरेक्ट क्लाइंट से कभी बात नहीं करता है। तो ये भी एक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपर और प्रोग्रामर ही सब कुछ है। लेकिन हाँ एक ये है कि बेनिफिट है कि आप अगर डेवलपर है, प्रोग्रामर है, तो आपको इतना एक एज मिल सकता है, आप अगर ये सारे काम भी साथ में कर सकते हैं। तो ये है मैं कंपनी। यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूँगा। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको मल्टीमीडिया में काफ़ी इंटरेस्ट है सर। तो अगर वो एज ए कंप्यूटर साइंस को अपना करियर बनाते हैं मल्टीमीडिया के क्षेत्र में, गेमिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो वो किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए, आपका सजेशन? फिर से आप मतलब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं वॉइस क्लियर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे मेरे यहाँ सिलेबस है बीसीए का, तो उसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर मल्टीमीडिया भी है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसा भी एक सब्जेक्ट है। अगर कोई बच्चे कोडिंग से अलग चाहे कि कंप्यूटर गेमिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें, तो वो किस तरीके से उनको अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए, जैसा आप इस बारे में भी एक बार मार्गदर्शन कर दें। अगर आपको जैसे गेमिंग वगैरह इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, ऐसा जैसे आप बता रहे हैं कि बीसीए में आप मल्टीमीडिया वाली बात कर रहे हैं, तो जी मल्टीमीडिया में आप डिजाइनिंग है, बहुत सारे जो डिजाइनिंग टूल्स हैं, है ना, वो बहुत इजीली आप उनमें डिजाइन कर सकते हैं। ऐप डिजाइनिंग टूल है आजकल। तो कोडिंग जो डेवलप, आप अगर नॉन कोडिंग भी बात करें या कोडिंग की बात करें तो वो भी बहुत ईजी हो गई है। तो अगर आप ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है। अगर आप कोर्सेज की बात करें बीसीए के बाद, तो ऐप के लिए तो बहुत सारे हमारे प्राइवेट में बहुत सारे हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कराता है ना। माइक्रोसॉफ्ट अपने जो माइक्रोसॉफ्ट एप्स है उनके लिए कराते हैं। गूगल का आपका एंड्रॉइड का डेवलपमेंट स्टोर भी है। प्लस आप एक अपना, बहुत सारी कंपनीज है जो इन चीजों को हायर करती हैं। तो डिजाइनिंग ए टूल भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके साथ जैसे इमेजेस के साथ आपको कैसे काम करना है, ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं। तो डिजाइनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कैसे इन प्रोडक्ट को डिजाइन करें, है ना। तो डिजाइनिंग में ऐसा सच कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, आप बस आपको डिजाइन करना है कि ऐप कैसा वर्क करना चाहिए, क्या है, मतलब आपको बस जस्ट सिंपल एप्लीकेशन के बारे में देना है और उसका बहुत इजी प्रोसेस होता है ऑनलाइन। और अगर आप बात करें कि एज ए कंपनी के रिगार्डिंग, तो अगर आप फ्रीलांसर जैसे बात करें, तो आप अगर किसी कंपनी में खुद का अपना कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे अभी तो स्टार्टअप्स बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, आप भी अपने स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। मैंने एज ए फ्रीलांसर वर्क करा हुआ है। मैंने कंपनीज में कुछ कंपनीज रशिया, इटली और यूएस और चाइना की थी।
जिनके साथ मैंने सर एज ए फ्रीलांसर। मैं एक बार ये चाहूंगा, मेरे बहुत सारे बच्चे फ्री लांसिंग वर्ड का मतलब ही नहीं समझ रहे होंगे, तो आप एक बार जैसा उसको एक्सप्लेन कर दे, फ्री ओके। लांसिंग मतलब होता क्या है, ताकि वो अच्छे से हाँ समझ पाए आपको। हाँ, जैसे आपको कि आपको हम लोग कंपनी में एक पे एनरोल होते हैं कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो उस चीज का कंपनी हमें पे करती है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि मैं एक मुझे मान लीजिए मुझे एक ऐप डेवलपमेंट आता है, मैं एक ऐप डेवलप करता हूँ, लेकिन क्या है कि कंपनीज को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। लेकिन क्या है, कंपनीज के पास उस टाइम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, तो कंपनी क्या करती है, एक एक्सपर्ट को हायर करती है। एक्सपर्ट के साथ एक डील होती है ये। उस डील में क्या होता है कि वो आपको वो प्रोजेक्ट देगी कि आपको ये करना है, और आप अपने घर पे बैठ के एज ए फ्रीलांसर आप मतलब एज ए जॉब या पार्ट टाइम जॉब ऐसे उसे कर सकते हैं। और आप जैसे उसे करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा पेमेंट मिलता है, क्योंकि आप कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप जैसे इंडिया के हिसाब से हम लोग पेमेंट ले रहे हैं। अभी मैंने यूएस के लिए काम करा तो मुझे यूएस डॉलर मिले, है ना। मैंने यूके के लिए काम करा तो मुझे यूरोपियन जो मिलता है यूरो मिले। तो ये सारी चीजें आपको एक बेनिफिट देती हैं, करेंसी कन्वर्जन में आपको बहुत सारा पेमेंट मिल जाता है। तो फ्रीलांसर एक पार्ट टाइम आप कह सकते हो या फुल टाइम भी लोग करते हैं। ये इस टाइप की जॉब है कि एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट है दो जन के बीच में, जिसको काम करवाना है और जिसको काम करना है। सो इसके लिए अगर आप बोलोगे कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे कि freelancer.in है ना। और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिनको मैं मतलब प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे अपवर्क होगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप मतलब चेक कर सकते हो ऑनलाइन फ्रीलांसर के लिए। मेजरली फ्रीलांसर जो वेबसाइट है .in या .com, वो बहुत ही जनरली फेमस है, और अपवर्क, तो इन दोनों को आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, बस आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको देखना है। आप जरूरी नहीं है कि यही आप सिर्फ टाइपिंग का भी कोर्स, आप टाइपिंग की भी सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी टाइपिंग अच्छी है, आप बोल रहे हैं कि मैं टाइप कर सकता हूं, तो आप फ्रीलांसर में जाइए, वहां पे आप देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें ये आप इमेजेस देंगे आपको कि आपको ये टाइप करके देना है। आप उस को डील करिए, बिड लगाइए कि हम इतने में करके देंगे। और अगर वो आपसे सही रहता है, आपके बीच में डील डन होती है, तो आप उनको वो जो कंटेंट है टाइप करके दे सकते हैं, और वो आपको उसके रिगार्डिंग आपको पे करते हैं। तो ये टाइप की जॉब, ये तो इसकी हो गई। मैंने जो करी थी वो एक मतलब विंडोज ऐप डेवलपमेंट की करी थी। तो उस टाइम पे मैंने जो वर्क करा था वो एक प्रोग्रामिंग टाइप का टास्क था। तो मतलब इसमें आप बहुत सारी सर्विसेज है, डेवलपिंग है, आप सिंगिंग है, फोटोग्राफी है। मतलब जस्ट फ्रीलांसिंग एक वर्ड है जो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, जिस टाइप की भी आपको आती है। ऐसा जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वर्ड है ये। सो आपको अगर मान लीजिए आपको वेबसाइट डेवलप करना आता है, आपको किसी भी टाइप का कोई भी मतलब ऐप डिजाइनिंग आती है, लोगो डिजाइनिंग आती है, तो आप उसमें वहां पे जाके उस अपने टाइप के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, सर्च करिए, और उसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट मिलता है, और इसमें बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सेट ऑफ एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपको रेट मिलता है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको आपकी रेटिंग्स के हिसाब से आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल लेता है। तो आपको मैं बोलूंगा कि डायरेक्टली एज ए फ्रीलांसर मत ज्वाइन करिए, पहले कहीं पे किसी भी कंपनी में एक बार अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आपको वो कैसे कंपनी वर्क करती है, कैसे आपका प्रोजेक्ट डील करते हैं, ये सब आप चीजें आप वहां पे देखें, तब आप एज ए फ्रीलांसर में आए। अगर आप फ्रीलांसर में आना चाहते हैं, डायरेक्ट फ्रीलांसर के लिए ट्राई ना करें, क्योंकि आपको जनरली प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप उस चीज में फंस सकते हैं। या फिर आप एज ए पार्ट टाइम कर रहे हैं तो इट्स गुड। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि आगे फर्दर स्टडी में, तो जैसे आप फर्दर स्टडी में बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं। उसके बाद आप एमसीए करते हैं तो आपको फर्दर स्टडी, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से अपना एक बिट स्ट्रीम में आप चूज कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। मेरी बात करें, मैं एज ए मैंने डीएसटी प्रोग्राम जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट करा था इस फेलोशिप से। आई हैव गॉट मैनी फेलोशिप्स, सो देयर इज अ डीएसटी वन। सो एट दैट टाइम आई वर्क एज ए जीआरएफ फॉर सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, इट इज इन लखनऊ। सॉरी सो इट इज इन लखनऊ। तो उसमें क्या है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज क्या है, एक रिसर्च कैंपस है। सो उसमें मैंने डीएसटी जो हमारी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रोजेक्ट, उसके रिगार्डिंग मैंने एक रिसर्च वर्क करा था, जहाँ पे मेरे कुछ पेटेंट्स हैं। तो आप इस टाइप का अगर कुछ पेटेंट भी करते हैं, जरूरी नहीं है कोडिंग से रिलेटेड, आप कोई पेटेंट करते हैं, तो आपका जब वो पेटेंट मार्केट में जाता है तो आपको उसके रिगार्डिंग भी मतलब जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको उसका शेयर मिलता है। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो मैंने एज अ रिसर्च में अगर आप जाना चाहें तो इस टाइप का सॉर्ट ऑफ आप कर सकते हैं।
मैंने एज ए डीआरडीओ में वर्क करा है कुछ साइंटिस्ट के साथ। सो 1 सेकंड, ओके, हाँ। तो मैंने उसके बाद एज ए डीआरडीओ में भी वर्क करा है, जहाँ पे हम लोग ने जो जैसे आपके नाइट कैम्प्स होते हैं, है ना, तो आपके जो कैमराज होते हैं जैसे नाइट में कैसे वर्क करते हैं, उसको डे में कैसे दिखना है। तो ये डीआरडीओ का एक सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने काम करा था। वहाँ पे कुछ डॉक्टर मीवा करके थे एक साइंटिस्ट, और डॉक्टर कुणाल, उनके अंडर वर्क करा था। चेन्नई में एक यंग साइंटिस्ट रिसर्च लैब है, वहाँ पे मैंने ट्रिपल आईटी श्री सिटी में वर्क करा है एज ए जेआरएफ अंडर शिवराम सर। मैंने अभी इस टाइम तो मैंने आपको बताया है कि मैं ऐसे रिसर्च स्कॉलर हूँ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। तो इस टाइप के आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। रिसर्च में बहुत सारी फंडिंग्स होती हैं, आप उनको अभी कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा, अगर आप प्रॉब्लम कुछ सोच सकते हैं, जैसे कंपनी के लिए हम लोग प्रोडक्ट सोचते हैं, ऐसे ही आप रिसर्च के लिए अगर आप कुछ सोच सकते हैं, प्रपोजल सोच सकते हैं, तो आप उसको बहुत सारे प्रेस्टिजियस आपके वर्क हैं, जैसे गूगल स्कॉलरशिप है ना, फेसबुक स्कॉलरशिप है, आपका एनवीडिया स्कॉलरशिप है, इसके रिगार्डिंग आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो वो भी आपको बहुत एज और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। सो दिस टाइप ये ऑफ तो डिफरेंट ये तो लाइक। ये तो बात हुई सर। अगर हम रिसर्च में अपना फर्दर करियर बनाते हैं तो रिसर्च में हमको क्या क्या करना पड़ता है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या अगर हम नॉन कोडिंग फील्ड से आते हैं तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कैसे करना पड़ेगा, आप इसके बारे में बताएं। अगर कोई स्टूडेंट कोडिंग के फील्ड में अपना करियर, अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो देखते हैं कि C++ जैसा लैंग्वेज, जावा जैसा लैंग्वेज, एसक्यूएल, ये सारी कुछ पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर उसके बाद कोई बंदा चाहे कि इसमें डेवलपमेंट के फील्ड में आगे बढ़ना, एज ए कोडिंग को अपना करियर बनाना, तो फिर क्या उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, या सिर्फ इतने ही से काम चल जाएगा? जैसे कोर जावा वगैरह की हम लोग बात करते हैं, तो क्या एडवांस जावा का कोर्स करना सही रहेगा, या PHP करना वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सही रहेगा, क्या कुछ रहेगा? आप उसके बारे में डिटेल से स्टूडेंट्स को बताएं। हाँ, तो अगर हम लोग कोडिंग की बात करें तो जैसे कंपनीज में हम लोग देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे हर एक लैंग्वेज का अपना एक सॉर्ट ऑफ वर्क है। और हर एक लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि C++ अच्छी है, C# अच्छी है ना, या .NET जावा अच्छी है, PHP अच्छी है। हर लैंग्वेज का अपना एक फील्ड है, और हर लैंग्वेज अपनी जगह एक वर्क करती है। आपको जिस लैंग्वेज में ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, जैसे PHP की बात करें तो आजकल वो डिजाइनिंग या वेबसाइट डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक पोर्टल की, जैसे ERP पोर्टल्स होते हैं, इन सब की बात करें तो हमारा .NET एक ज्यादा हमें एक एड एडवांटेज देती है, C# जो लैंग्वेज है वो इस टाइप के वर्क में, है ना। तो ये डिफरेंस है। जावा के साथ आप बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे ऐप डेवलपमेंट जो है वो जावा के साथ ज्यादा होते हैं, तो इस टाइप का वर्क कर सकते हैं। अब बात करें कि हम लोग इसमें कैटेगरी की जब से बात करते हैं कि आपने कोर जावा करना है या आगे फर्दर कैसे जाना है, इसमें अगर हम लोग देखें तो बेस्ट चीज है कि आपकी कंपनीज आपको देखती है आपको क्या वर्क आता है ना। आपका कोर्स करना एक एडवांटेज है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके पास एक बैचलर डिग्री है, उसके बाद आप फर्दर इस चीज में अगर डेवलपिंग में ही जा रहे हैं तो वहां पे एक्सपीरियंस काउंट होता है। आपकी एक जो फर्दर कोर्स सर्टिफिकेशन है वो आपको एडवांटेज देंगे, लेकिन इतना नहीं जितना आपको एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कोई मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज C# आता है, उसमें हम लोग पहले सबसे पहले ASP.NET था, फिर आपने जो MVF में ट्रांसफॉर्म हुए। तो हाँ, हमें ये मानता हूँ कि आपको जो हमारा सर्कल जो अपनी चल रहा है, करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आपको वो सीखना ही पड़ेगा, वो एक मस्ट है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो कुछ सालों बाद आप एक्सक्लूड हो जाएंगे, है ना, आपको उस टाइप का वर्क नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ये चीजें सीखें, लेकिन अपने साथ सीख सकते हैं। एज ए एक कोर्स करना या एज ए आपको एक डिग्री लेना वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे मार्केट में। आपको इस टाइम जरूरत है कि आप अपना जो साथ में जो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस है, और कंपनीज इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको कोर्सेज के लिए पढ़ाती है, कंपनीज आपको बहुत सारी कोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो वो आप ज्वाइन करिए और सीखना, क्योंकि आपको मस्ट जरूरी है। आप अगर नहीं सीखेंगे तो एक्चुअली में हर एक लैंग्वेज का एक टाइम पीरियड है, और वो लैंग्वेज एक्सक्लूड हो रही है मार्केट से। तो अगर हम लोग इस टाइम की बात करें तो R और पाइथन इस टाइप की लैंग्वेजेस ज्यादा यूज में आ रही हैं, है ना। जो कि इस टाइम अगर बात करें तो बिग डेटा और ये सब चीजें हो रही हैं। आप अगर बात करें इसमें तो आप PHP में जा सकते हैं। PHP में बहुत सारे अंदर आप देख सकते हैं, उनमें भी बहुत सारी पार्ट्स हैं, तो आपको वो सीखने पड़ेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको कुछ सालों बाद फेस करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे आपको टाइम पीरियड मिले, आपको
और कंपनीज भी आपको टाइम देती है, कंपनीज के पास भी जिस टाइप प्रोजेक्ट आते हैं तो आप उसमें शिफ्ट होइए। आपके जो फ्रेंडली डेवलपर्स हैं, आपके जो साथ के डेवलपर्स हैं, उनसे आप थोड़ा बहुत हेल्प लेके ये सब कर सकते हैं। तो ये बहुत मेजर इशू नहीं है। एज ए सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो तो आपको लिए एडवांटेज है। मेरे कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं सर कि अभी मैं अगर बीसीए के बाद आगे फर्दर स्टडी करना चाहता हूँ तो मेरे लिए एमसीए अच्छा रहेगा या एमबीए अच्छा रहेगा, जैसा आप एक बार इसको इलोबरेट कर देते। सो ये दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं। अगर आप एमबीए करते हैं तो एमबीए का आपको एडवांटेज मिलता है कि आप कंपनी में बिजनेस वगैरह इन सब चीजों में जा सकते हैं। अगर मेरा मानना है कि आप बीसीए करने के बाद अगर कोडिंग में एक्सपर्ट नहीं है और आपका एमबीए करने का मन है तो बेस्ट है ये आपके लिए, क्योंकि आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड में भी आ रहे हैं। प्लस आप अगर बीसीए के बाद आप जैसे किसी कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, या आप जैसे आईटी में कहीं किसी भी कंपनी में ऐसे कंसल्टेंट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं आप उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और कोडिंग भी आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप फिर मेरा मानना है कि एमबीए करिए, उसमें ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एमबीए का हमें प्लस पर्सनैलिटी का भी आपको बहुत ज्यादा एक एज मिलता है। अगर आप बात करें कि बीसीए के बाद एमसीए की, तो एमसीए में आपको जो कोर्सेज हैं वो एक हम लोग मानते हैं कि बीटेक या एक टेक्निकल लेवल पे आप आ जाते हैं। तो आपका जो कंपनीज में, जैसे आप बोल रहे हैं कि आईटी में आपका नहीं हो पा रहा था, आप किसी कंपनी में नहीं जा पा रहे थे, तो अब आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका अगर इंटरेस्ट है उसमें तो फिर आप कंप्यूटर साइंस को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो इन दैट केस आप अपना एमसीए कंप्लीट करिए, और फिर आप जब कंपनी में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। प्लस अगर आप एमसीए में अपना रिसर्च वर्क भी देख पाते हैं तो आपको रिसर्च सेक्टर में भी जाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। और इनमें भी मतलब एक स्कॉलरशिप आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, कंपनीज भी देती हैं। तो ये सब चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, अगर आपका बीसीए में कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है, या आप नहीं जा पा रहे हैं आईटी की फील्ड में किसी भी रिगार्डिंग, ना कोडिंग की या फिर किसी भी तरीके से, तो आप एमबीए में शिफ्ट होना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एल्स वाइज आप मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, आईटी सेक्टर में, तो फिर आप उसको मत छोड़िए, क्योंकि आप पहले से उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। जी। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि पहले सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कैरियर ऑप्शन था, तो अभी उसके हिसाब से अभी कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कमांड करें तो मेरे लिए कैरियर ऑप्शन एज ए डेवलपर ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके बारे में बता दें। अगर हम लोग अभी बात करें रिसेंटली, तो सी के साथ अगर हम लोग देखें तो प्रॉब्लम ये है कि सी डायरेक्ट हमारा कहीं यूज नहीं हो रहा है ना। अब बहुत बड़ी कंपनीज यूज कर रहे हैं या पुराने डेवलपर सी को यूज कर रहे हैं इस टाइम भी, लेकिन अभी आप ऐसे फ्रेशर हैं तो आप उस लेवल पे नहीं है ना। हम लोग उस टाइम उनसे आप कंसल्ट करके उनकी टीम में भी नहीं जा पाते। तो दिक्कत ये है कि इस टाइम अभी अगर बात करें सी के साथ, तो आप एम्बेडेड सी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप रिसेंटली बात करें अभी क्या मार्केट में चल रहा है, तो मैं बोलूंगा आप डॉट नेट पे जाइए, है ना। अगर आपको सी आपको अच्छे से आती है तो सी की एक एडवांस लैंग्वेज है डॉट नेट, या सी शार्प हम लोग कह सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। रिगार्डिंग अगर आपको डेटा की फील्ड में जाना है तो पाइथन या आर लैंग्वेज बहुत अच्छी है। वो मतलब इतनी मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस में वो सी शार्प को भी बीट कर रही है इस टाइम। सबसे ज्यादा अगर बेस्ट लैंग्वेज मैं कहूंगा तो वो पाइथन है, या फिर आर अभी आने वाली लैंग्वेज है तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप पाइथन को अगर प्रेफर करना चाहें तो बहुत ज्यादा मार्केट में इस टाइम सबसे ज्यादा बूम अगर चल रहा है तो वो पाइथन से चल रहा है। लेकिन अगर सी की आप हायरार्की में देखें तो सी शार्प लैंग्वेज को मैं प्रेफर करूंगा। हमारे कुछ बच्चे हैं जैसे हर एक में ग्रेजुएशन के डिग्री कोर्स में रहता है, क्या लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट वर्क करना होता है? तो बहुत सारे बच्चे को मैं बिहार जैसे स्टेट में देखता हूँ क्या कि प्रोजेक्ट मार्केट से परचेज करके वो सबमिट कर देते हैं अपने यूनिवर्सिटी को, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जैसा इसके बारे में स्टूडेंट को गाइड कर देते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप मार्केट से प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, नो डाउट आपको हो सकता है मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन इंटरव्यूअर जो आपके कॉलेज टीचर है वो सब जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो सब जानते हैं कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आपने ये मार्केट से खरीदा है या नहीं खरीदा है। मैं बोलूंगा आप सबसे छोटा प्रोजेक्ट बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। हम लोग नहीं बोल रहे कि आपको किसी कंपनी या किसी कंपनी को बीट करना है। आप एक सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप अपने बीसीए के टाइम पे, हो सकता है जब भी आपकी समर में छुट्टियां होती हैं, तो आप किसी भी कंपनी में एज ए इंटर्न ज्वाइन करिए, भले ही फ्री में ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूँ कि इंटर्न में बहुत सारी जगह 5,000 10,000 पर मंथ भी मिलता है,
लेकिन अगर आप फ्री में भी ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस टाइप का वर्क हो रहा है, और जो आपने कंपनी में काम करा उससे रिलेटेड आप अपने थीसिस में सबमिट कर सकते हैं बीसीए में। दूसरा, आप बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी छोटी सी वेबसाइट है, बिजनेस टू बिजनेस हो गई, या आप मतलब किसी भी छोटा से छोटा प्रोजेक्ट, जैसे आप विंडोज में किस तरह से कुछ एक नया फीचर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी एक छोटे से छोटा जितना आप सोच सकते हैं वो प्रोजेक्ट को आप खुद बनाइए, वो खुद करिए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस आप जब भी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू में तो वो आपसे पूछेंगे तो आप उसके बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से बता पाएंगे। अगर आप मार्केट से प्रोजेक्ट हायर करते हैं तो कंपनी में जब आपसे पूछा जाएगा कि इंटरव्यू के दौरान कि आपने प्रोजेक्ट में क्या करा था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, तो आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को अनसेफ फील करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस से ही पता चल जाता है इंटरव्यूअर को कि आपने वो प्रोजेक्ट खुद काम करा है या नहीं करा है। तो मेरा मानना है कि छोटे से छोटा प्रोजेक्ट करिए लेकिन खुद करिए। मार्केट से प्रोजेक्ट खरीदने से आपको मार्क्स मिल सकते हैं लेकिन आगे जॉब में आपको दिक्कत ही होगी। कुछ बच्चे इथिकल हैकिंग के बारे में पूछ रहे हैं सर, जरा उसके बारे में डिटेल से बताएं। सो इथिकल हैकिंग के लिए आप अगर देख सकते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। इसके साथ आपका इसका मतलब है अगर आप इथिकल हैकिंग में जाना चाह रहे हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है वो एक अलग फील्ड है, इसमें हम लोग मालवेयर, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो इथिकल हैकर इस टाइम है उसका नाम है अंकित फाडिया। वो इस टाइम का बेस्ट इंडियन, अगर हम लोग बात करें इंडियन, मेरे हिसाब से बेस्ट इथिकल हैकर है अंकित फाडिया। उसके बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं तो आप वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो एक बार आप बैकट्रैक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकट्रैक 3 जो आ चुका है अभी मार्केट में शायद, और एडवांस भी है वर्जन, आप चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप के आप ओएस अपने में इंस्टॉल करिए, और विंडोज तो भूल जाइए, सबसे बेस्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस टाइप के आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि कैसे आप नेटवर्क को हैक करना है, कैसे आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क को आप कैसे, इसमें बहुत सारे प्री बिल्ड एप्लीकेशंस हैं, आप वो देख सकते हैं कैसे वो वर्क करते हैं। तो क्योंकि आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारे आपको ऑलरेडी डेवलप टूल्स बैकट्रैक में मिल जाएंगे कि नेटवर्क को कैसे हैक करना है, या आपके नेटवर्क में कितने ओपन एक्सेस मिले हुए हैं, किस आईपी में क्या चल रहा है, बहुत सारे उसमें आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आप एक बैक ट्रैक, एक बार मेरा मानना है कि आप एक बार ट्राई करिए, आपको पता चलेगा, उसमें बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी जल्दी अराइव करें। सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे अपना इनिशियल स्टार्टअप करना चाहे ग्रेजुएशन के बाद, तो वो फिर किस तरीके से करे, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो या फिर आईटी से रिलेटेड हो, इस तरीके से कुछ, अगर उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताएं। अगर हम बात करें कि आप एक स्मॉल लेवल पे स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो पहली चीज, आप जिस चीज में स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो फिर आप उसको एज ए फुल टाइम कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है तो फुल टाइम करिए, वरना उसको एज ए पार्ट टाइम करें। क्योंकि आप स्टार्टिंग में उसके रिजल्ट देख सकते हैं कुछ 1 और 2 मंथ्स, फिर उसके बाद उसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव है तो बहुत सारे यहाँ पे रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप फंडिंग्स होती हैं, आप उसको अवील कर सकते हैं। स्टार्टअप फंडिंग इस टाइम बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने भी अभी बहुत सारे जगह देखा है, बहुत सारी जगह अप्रूवल भी बच्चों ने जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने लिया है। तो अराउंड 1 करोड़ तक के भी स्टार्टअप लोग उठा रहे हैं फंडिंग्स। तो डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसके रिगार्डिंग आपको स्टार्टअप फंडिंग चाहिए। तो आइडिया लेकिन इनोवेटिव होना चाहिए, तभी आपको स्टार्टअप फंडिंग मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट का एक सेल खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद मेहनत करें, फ्रीलांसिंग आप प्रोजेक्ट उठाइए, मार्केट से प्रोजेक्ट उठाइए, या एक कंपनी से, बहुत सारी जो हमारी कंपनीज होती हैं वो बिजनेस टू बिजनेस डील करती है, तो आप उनसे डील कर सकते हैं कि आप उस कंपनी के लिए एज ए थर्ड पार्टी वर्क कर सकते हैं। तो इस टाइप की आप अपॉर्चुनिटी अवील कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए, आप उसको विद इन 6 मंथ्स के बाद भी अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं गवर्नमेंट के। तो वो आपका मतलब रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट आप बाद में भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अपने जो आइडिया है उसको एक मार्केट में लाने की पहले सोचिए कि किस तरह आप, भले ही खुद कर रहे हो, सिंगल पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसको पहले अपने आइडिया को मार्केट में लाने के लिए और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाने के लिए पहले वर्क करें। और डिपेंड करता है आइडिया कितना इनोवेटिव है, डिपेंड करता है ये चीजें कि प्रोजेक्ट कैसा है, क्या इनोवेटिव आइडिया है, या आप एक नॉर्मल जैसे आइडिया है कि हम लोग को, मेरी कोडिंग अच्छी है तो मैं सोच रहा हूँ एक कंपनी खड़ी कर लेता हूँ जिसमें मैं कोड करूंगा। तो ये सब आइडिया नॉर्मल है, तो जनरली इसके लिए फंडिंग बहुत ही नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर एक किसान ऐप बना रहा हूँ जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है,
जो एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया, तो आपको फंडिंग बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप एक ग्रॉस में बात कर रहे हैं कि मैं लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है उस कोडिंग के रिगार्डिंग, तो आपको फंडिंग मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नहीं, आइडिया तो है सर, लेकिन वो कहाँ पे फिर कैसे सर्च करें उस चीज़ को, किस कंपनी के पास जाएं वो आइडिया लेके, ये फिर कैसे इनिशिएट करेंगे? सो अगर किसी आइडिया, स्टूडेंट के पास अगर आइडिया है तो वो स्टार्टअप स्टार्टअप कैसे करे, उस आइडिया को लेके किसके पास जाए, किस ऑथराइज कंपनी के पास जाए जहाँ से उनको हेल्प मिल सकती है, इसके बारे में बताएं। ओके तो जैसे कि अभी हम लोग बात करें, अगर आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्टार्टअप सेल होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप सेल शुरू हुआ है, शायद 4000 करोड़ का बजट है उनके पास। तो रिसेंटली आई थिंक 3 या 4 मंथ्स में उनके स्टार्टअप खुलने वाले हैं। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके जो हेड हैं उस प्रोजेक्ट के, मतलब जो डायरेक्टर हैं, वो शायद मनीष गौर सर हैं, जहां तक मुझे आइडिया है। तो उनको शायद 400 करोड़ का ये बजट अलॉट हुआ है स्टार्टअप का। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के, मतलब गवर्नमेंट का मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी फंडिंग्स हैं, प्राइवेट सेक्टर भी ऐसी फंडिंग्स देते हैं। इसके बाद अगर आपका साइबर सिक्योरिटी की पर्टिकुलर बात करें, तो C3I हब है कानपुर IIT का, वो इस टाइप की बहुत सारी फंडिंग्स प्रोवाइड करता है लोगों को। उसमें आपको कुछ नहीं, एक आपको प्रपोजल तैयार करना होता है, एक PPT तैयार करनी होती है अपने आइडिया के रिगार्डिंग, बस। इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है। आपको प्रपोजल सबमिट करना है, और अगर वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो आपको उसके रिगार्डिंग PPT देनी होती है। और अगर उन्हें वो अच्छा लगता है तो वो उसमें आपको गाइड भी करते हैं। अगर आप ऐसे, क्योंकि आप जैसे डिपेंड करते हैं ना आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का। साइबर सिक्योरिटी में तो C3I अब एक बहुत ही रिनाउंड इंडिया का लैब है साइबर सिक्योरिटी का। तो वो आपको, अगर आपके प्रोजेक्ट में आपको कोई दिक्कत लग रही है, तो वो आपको गाइड भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उन्हें फंडिंग दे दी उनका काम खत्म हो गया। उस प्रोजेक्ट को मार्केट तक लाना, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, आपको वो देंगे, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से मतलब मार्केट तक ला पाए। तो ये सब चीजें ऐसे ही आप जैसे, जो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो रिसर्च फंडिंग, सॉरी, जो प्रोजेक्ट फंडिंग का प्रोग्राम है मनीष गौर वाला, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप अगर बात करें तो उसमें भी आपको ऐसे ही मिलेगा। एक इंडो ताइवान का है, ताइवान बहुत सारा फंड कर रहा है जहां तक मैं जानता हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में भी। तो वहां पे भी आप बहुत सारी फंडिंग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के डिफरेंट सेल होते हैं जो इस टाइप की फंडिंग देते हैं। आपको वहां पे ना एक बहुत अच्छा, आपको 10 या 20 पेजेस का अपना प्रोजेक्ट का आइडिया प्रपोजल बनाना होता है, और उसके रिगार्डिंग फिर आप उसको सबमिट करते हैं। और अगर आपका वो प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है, प्रपोजल अप्रूव होता है, तो आपको PPT देनी होती है, बस। इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं। जी, हमारे कुछ बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के हैं, वो अगर लास्ट ईयर में BCA प्रोजेक्ट वर्क किसी कंपनी में करना चाहें एज ए इंटर्न, तो फिर वो किस तरीके से अप्लाई करें, उसके लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं, जरा उसके बारे में डिटेल से बताएं। सो अगर आप कंपनी में एज ए, हाँ, अगर आप कंपनी में एज ए इंटर्न जॉब करना चाहते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए बहुत सारी जो स्मॉल कंपनीज हैं, आप उसके डायरेक्ट वहाँ पे कैरियर ऑप्शंस होता है। बहुत सारी कंपनीज है, कैरियर ऑप्शन से आपके बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते हैं, तो उसमें आपको चांसेस बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे आप किसी अपने प्रोफेसर को जानते हैं, उनके रिगार्डिंग में कोई कंपनी है, तो आप उसमें एज ए कैरियर ऑप्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, HR को लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट है, अगर आपको ये सब करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा आप लिंक्डइन पे आइए। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपको इंटर्न जॉब, तो आपको बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी, आप उसमें सब में अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट है लिंक्डइन इन चीजों के लिए। वहां पे बहुत सारे HR है जो बोलते रहते हैं कि हमें इंटर्न नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट होती है। दूसरी चीज, अगर आप कंपनीज में बात करिए इंटर्न के लिए, तो सारी कंपनीज में जो कंपनीज हैं, सभी कंपनीज में इंटर्न के लिए अलग से होता है और कैरियर के लिए अलग से होता है। लेकिन अगर स्मॉल कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे इंटर्न के लिए आपको वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा, तो जस्ट जाके आप उनके कैरियर ऑप्शन में देख सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो जैसे आप बात करें तो अगस्त के लिए बेस्ट टाइम होता है। अगस्त के आप स्टार्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप जो अप्रैल वाला जो पार्ट होता है, वहां पे आप अप्लाई करिए, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये इंटर्नशिप मिलने के। और पेड इंटर्नशिप आपको बहुत ज्यादा चांसेस होता है इस कैटेगरी में, अगर इस टाइम पे आप अवील कर रहे हैं, मिल जाए। वरना आप लिंक्डइन पे जाइए, आपको बहुत सारे इंटर्न के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत जॉब्स हैं इंटर्न के लिए। इसके अलावा और अगर बात निकट करें एक क्वेश्चन। कंपनीज के अलावा, तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, जैसे IIT कानपुर है ना, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज है। बहुत सारे जो कॉलेजेस है, वो भी इंटर्न हायर करते हैं, है ना। तो आप अपने BCA के दौरान, अपने MCA के IITs में, NITs में, IIITs में, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वहां पे जाके इंटर्न जॉब कर सकते हैं।
और डिपेंड ऑन उस इंस्टीट्यूट की जो कंडीशन है फाइनेंशियल, वो आपको पैसा भी देती है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज है, वो शायद 5,000 पर मंथ देती है, और किसी किसी पोस्ट के लिए 15,000 भी देती है इंटर्न को, है ना। आईआईटीज में बात करें तो 30,000 तक वो लोग इंटर्न को दे रहे हैं इस टाइम। तो डिपेंड ऑन आपका किस टाइप का आपको इंटर्न में जॉब अलॉट होता है। आप इसके लिए अगर बात करें तो आईआईटी कानपुर में जैसे आमिर सर है, अभिषेक सर जानते भी हैं, वो जो वहाँ का एक सेल है उसमें वो हेड है, और उसमें वो इंटर्न ही हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। दूसरा, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में मैं देख रहा हूँ कि मैं जानता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंटर्न डिमांड करते हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो इंटर्न के लिए आपको करती हैं। तो आप गवर्नमेंट में जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आप अगर यूनिवर्सिटीज के अलावा अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो सीडीआईआर है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से, इसरो, डीआरडीओ वगैरह ये सब भी करते हैं। तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अभी के समय में सर ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे विप्रो जैसी कंपनियां हैं जो जॉब के दौरान एमटेक का कोर्स भी प्रोवाइड कर रही है। अगर कुछ उसके बारे में सर बता सकते हैं तो मेरे स्टूडेंट को सर गाइड करें। हाँ, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आप एमटेक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं। मास्टर्स में आपका हो सकता है एमटेक हो या एमबीए हो, वो डिपेंड करता है कंपनी में आप किस चीज़ में एनरोल हुए हैं। तो उसमें क्या है कि एक जो कंपनी आप एनरोलमेंट के टाइम पे ही, जब कंपनी में आप एनरोल हुए हैं उसी टाइम पे अगर वो बात कर रही हैं, तो उसमें आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी आपका पूरा पेमेंट जो है आपके एमटेक जो कराने का या एमबीए कराने का, वो कंपनी आपको पूरा पे करती है। साथ ही साथ वो आपको स्टाइपेंड भी देती है। स्टाइपेंड बहुत ही कम होता है, लेकिन आपके एक सस्टेन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको कॉलेज में उस टाइप की फीस नहीं देनी पड़ रही है जो एमटेक और या फिर आप एमबीए के लिए देना चाह रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ उनका टाई अप है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप ऐसे जॉब कर रहे हैं तब भी कंपनी आपको 2 ईयर्स के बाद आपको इस चीज के लिए अप्रिशिएट करती है कि आप जाइए और इस तरह के प्रोग्राम्स में को अवील करिए, आप मतलब हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर आपको कंपनी दे रही है तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि लेकिन इसके साथ साथ कंपनी का एक क्लॉज भी होता है कि आपको जब आप कंपनी में जब वो स्टाइपेंड दे रही है, आपका पूरा खर्चा उठा रही है, तो आप जब लौट के कंपनी जब आएंगे कंपनी में, तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स वर्क करना पड़ेगा उसी कंपनी में। सैलरी आपकी हाइक होती रहेगी, वो डाउट नहीं है, बस आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। क्या स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा उस कोर्स को ज्वाइन करना या उस कंपनी को ज्वाइन करना, या फिर? मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको एक एमटेक या इस टाइप की डिग्री, जैसे आप जब भी कंपनीज में हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग बात करें एजुकेशन सेक्टर में, है ना, जैसे एकेडमिक सेक्टर में, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग मास्टर्स और पीएचडी और पोस्ट डॉक सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद एकेडमिक में हैं। लेकिन अगर कंपनीज में बात करें तो कंपनी में हम लोग के पास बहुत कम ही लोग हैं जो मास्टर्स प्रोग्राम पे हैं। सब लोग ज्यादातर बीटेक और या बीसीए इस टाइप के या डिप्लोमा से भी बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। हायर स्टडीज में कोई जा नहीं रहा है। अब कंपनीज को हर चीजों में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वही उनको चाहिए, उनको ऐसे भी लोग चाहिए जो हायर स्टडीज के हिसाब से उनको गाइड करें। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कंपनी अपने हिसाब से पढ़ाती है। मतलब अगर कंपनी को पर्टिकुलर इस टॉपिक पे कुछ काम है, तो कंपनी आपको उसी टॉपिक, जब आपको एमटेक में एडमिशन कराएगी तो वो उसका कॉलेज के साथ टाई अप होगा और वो उसी सब्जेक्ट्स को फोकस करेगी जो उनको अपनी कंपनी में जरूरत है। तो इस टाइप के जब वर्क होते हैं तो उसमें आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, प्लस कंपनी को तो होता ही है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपको कंपनी इस टाइप की मतलब अपॉर्चुनिटी दे रही है तो। चलिए, और किन्हीं स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, सर उसका आंसर करेंगे। किन्हीं स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलिए सर, लगता है कि क्वेश्चन अब नहीं है किन्हीं के पास। हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक जी।